आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में हम लोग बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया उसके बारे में। और अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd किया गया और उसके इम्पैक्ट को अगर देखेंगे तो जिस तरीके से इंडिया में पंचायत के लेवल पे जो काम हुआ है उसका बहुत बड़ा प्रभाव 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पंचायतों में चुनाव हो रहा है, पंचायतों में हर 5 साल पे चुनाव हो रहा है और अलग अलग जगह पे कहीं मुखिया, प्रधान या फिर सरपंच, जिला परिषद का चुनाव हर एक 5 वर्ष पे होता है और जिसको हम लोग लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन शब्द के अंतर्गत भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर 73वें संविधान संशोधन को देखा जाए तो यह एक तरह से माइलस्टोन की तरह काम किया है और यहां पर 73rd अमेंडमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे। और इससे रिलेटेड प्रोविजंस को हम लोग देखेंगे जो 73rd अमेंडमेंट में आखिर ऐसा क्या प्रोविजन किया गया। दूसरी चीज कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या कारण रहा है। और इस संदर्भ में हम लोग अगर देखें जिसमें कि खास करके बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर बात करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उस रिकमेंडेशन के आधार पर क्या क्या चीजें की गई। जनरली हम लोग सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट का चुनाव होता है उस पर फोकस करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुनाव में कहीं ना कहीं लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पंचायत के लेवल पे आजकल हर एक व्यक्ति जो कि ग्राम सभा का गठन किया गया, गांव में अगर आप देखेंगे तो एक सिंसियरिटी, एक जागरूकता लोगों के अंदर है कि किस प्रकार से हमें अपने गांव में काम करवाना है, अपने पंचायत में काम करवाना है। और हर एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो पंचायत में भी, गांव में भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभा रहा है किसी न किसी क्षेत्र में। ऐसे तो अगर 73rd अमेंडमेंट को हम देखेंगे तो 73rd अमेंडमेंट का अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट किया गया, राइट। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें, खास करके अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 आज से नहीं है, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय अनुच्छेद 40 बनाया गया। जब आप आर्टिकल 40 पढ़ोगे तो आर्टिकल 40 में ही कहीं ना कहीं वर्ड जो यूज किया गया है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, राइट। तो स्टेट को कहीं ना कहीं, चूंकि आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था और वहां पर स्टेट को इनेबल कर रहा था कि स्टेट चाहे तो ऐसे सिचुएशन में विलेज पंचायत की स्थापना कर सकता है जिससे कि लोकल गवर्नेंस का बढ़ावा मिले। तो यह आर्टिकल 40, और जिस स्टेट की बात हम कर रहे हैं जो आर्टिकल 40 में है उस स्टेट को आप आर्टिकल 12 के साथ भी लिंक करके देख सकते हो। यहां पर स्टेट का मतलब उस स्टेट से नहीं है कि बिहार, यूपी, एमपी। यहां पर स्टेट का मतलब पार्लियामेंट से भी है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है, स्टेट लेजिस्लेचर से भी है। तो आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर तो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है। लेकिन जो 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में, राइट, और इसके डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस को भी हम लोग देखेंगे तो यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं
जो सरकार है, जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं वह लोकल गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि स्थानीय लेवल पे भी चुनाव होती है, जिसमें मुखिया या फिर ग्राम प्रधान, सरपंच, राइट, पंचायत समिति का चुनाव होना, जिला परिषद का चुनाव होना। तो जो स्थानीय सुशासन की जब हम बात करते हैं, जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं आर्टिकल जो बनाया गया, आप देखोगे 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 243 में जो प्रोविजन किया गया, ऑलरेडी पंचायत वार्ड को तो वहां पे लिखा ही गया था आर्टिकल 243 में, लेकिन 243 ए से लेकर के 243 ओ तक प्रोविजन बनाया गया, जिसमें पंचायत को भी पावर दी गई, पंचायत किन किन मामलों पर एक्चुअल में विधि बना सकती है, इसको लेकर के भी 11th शेड्यूल बनाया गया। तो इन हर एक एस्पेक्ट को हम लोग यहां पर बात करेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 73rd जो अमेंडमेंट हुआ, ईयर ऑफ द अमेंडमेंट 1992, तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि यहां जो अमेंडमेंट हुआ है यह 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 1992 में अमेंडमेंट हुआ है, राइट। यहां आप देखने की 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इनएक्टेड टू इनहांस द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस। पहले ही हमने क्या कहा कि इसका जो मेन अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस एट द ग्रास रूट्स लेवल इन इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं धरातल पे। कई बार क्या होता है कि सेंट्रल काम करना तो चाहती है लेकिन ग्रास रूट पे काम नहीं कर पाती, स्टेट गवर्नमेंट काम करना तो चाहती है लेकिन ग्रास रूट पे काम होना वह तभी संभव होगा जब हम पंचायत के लेवल पे लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे, जब लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। तो इसी वजह से यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। जब आप देखते हैं कि द रूट्स ऑफ द पंचायत राज सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू महात्मा गांधी विजन ऑफ ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी का जो विजन रहा है ग्राम स्वराज, उनका मेन मकसद यही था कि हर एक गांव में स्थानीय स्तर पर हर एक, एक्चुअल में अगर आप कॉन्सेप्ट को देखोगे ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब ही यही है कि हर एक व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशंस बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े, और जैसे जैसे उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो ऐसे सिचुएशन में ग्रास रूट पर हम काम कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति को जो हम चाहते हैं देना, हर एक व्यक्ति तक हर विकास जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीजें पहुंचाना चाहती है वह पहुंचा पाएगी। हर एक व्यक्ति गांव के लेवल पर भी हर एक परिवार की जरूरतें पूरा हो पाएगी, राइट। तो इन सारी बातों को देखते हुए महात्मा गांधी का जो विजन, ग्राम स्वराज का विजन, उस विजन को फॉलो करते हुए यहां पर 73rd अमेंडमेंट को किया गया है। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे 73rd अमेंडमेंट को, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें 73rd अमेंडमेंट को, तो अब यहां पर कई कमिटी, खास करके अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में, अच्छा एक चीज और, यह आपके जुडिशियरी एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ देगा अशोक मेहता कमेटी के बारे में भी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज की जो बात की गई है यह एक्चुअल में बलवंत राय कमेटी का देन है। बलवंत राय कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक्चुअल में हमें 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं लोकल गवर्नेंस जो स्थानीय स्वशासन है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये याद रखना, 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायत राज, 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायत राज,
ये रिकमेंडेशन था किनका? बलवंत राय मेहता कमेटी का। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंचायत चुनाव पहले नहीं होता था, पंचायत चुनाव पहले भी होता था, राइट। जो 1992 में अमेंडमेंट जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले भी पंचायत चुनाव होता था। लेकिन उससे पहले और 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दिया गया, संवैधानिक तौर पर उसको वैलिड किया। और हर एक टाइम का, आज आप देखोगे कि वहां पे 5 इयर्स पे, हर 5 साल पे कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, राइट। पहले ऐसा नहीं था, पहले कई बार क्या होता था कि अगर बहुत दिनों तक चुनाव हुआ ही नहीं, 7 साल 10 साल तक चुनाव नहीं हुआ, 20 साल तक चुनाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 73rd अमेंडमेंट हुआ तो आप देखोगे कि पंचायत के लेवल पे हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो 73वां संविधान संशोधन का 73rd अमेंडमेंट का आपको ये दिखेगा, राइट। तो जब हम बात करते हैं, और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे बलवंत राय कमेटी ने 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज के बारे में बात किया था, राइट। हालांकि अशोक मेहता कमेटी ने भी 1977 में रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन उसको माना नहीं गया, और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, बाद में फिर चेंज हो गई तो वो चीजें नहीं हुआ। तो अभी भी आप बलवंत राय कमेटी के आधार पर, जो बलवंत राय कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उन्हीं चीजों को हम लोग आज भी देखते हैं। दूसरी चीज कि यहां से एक और सवाल अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में सवाल आता है कि सबसे पहला जो पंचायतीय राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी। तो ये भी याद रखना, यहीं पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, राजस्थान में नागौर से शुरुआत हुई थी, राइट। नागौर, नागौर ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय की, तो ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, उस आधार पर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज का स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो एक प्रीलिम्स के लिए आप इसको भी देख सकते हो, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जामिनेशन में आता भी है, ठीक है। तो ये हमने देखा। दूसरी चीज कि यहीं पर अगर हम बात करें कि वेरियस कमिटी तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर जो इसका अगर हम पर्पस देखें, जो वर्तमान में अगर हम पर्पस की बात करें, तो पर्पस में आप क्या देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है जो यह बना। तो इसमें मेन पर्पस आप देखेंगे कि जो रेगुलर इलेक्शंस मैंडेट्स इलेक्शन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, हर 5 साल पर जो आज चुनाव हो रहा है, तो एक तरीके से यहां पर अकाउंटेबिलिटी को भी तय की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मतलब सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेनी होगी, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय आधार पर भी। तो अकाउंटेबिलिटी को तय करना, इनहांस्ड रिप्रेजेंटेशन, और खास करके जो इनहांस किया गया वह मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को किया गया। ऐसे ग्रुप जो कि बहुत लंबे समय से हाशिए पे रहे हैं, जो समाज से वंचित रहे हैं, तो उन लोगों को यहां पर 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ रिजर्वेशन दिया गया, जिससे कि वह भी पार्टिसिपेट कर पाए। आज जो आप लोकल गवर्नेंस देखते हैं पंचायत के स्तर पे, जो रिजर्वेशन है खास करके एससी एंड एसटीज का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं मेन योगदान 73rd अमेंडमेंट का रहा है। क्योंकि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, उसको न केवल समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ा गया, बल्कि उनके लिए एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जिससे कि वह भी पंचायत के लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, पंचायत के लेवल पे पार्टिसिपेट कर सके।
राइट। तो इसीलिए उस रिप्रेजेंटेशन को भी हम यहां पर देखते हैं। जहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का सवाल है, तो हमने क्या कहा कि पहले भी चुनाव होता था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से यहां पर लेजिटिमेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, मतलब क्या, उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दिया। उस चुनाव को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स दे दिया गया कि जो लोग स्थानीय आधार पर भी चुन के आते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। और इसी वजह से लोकल गवर्नेंस का इंपैक्ट आप देखोगे किसी किसी स्टेट में तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे आपको दिखेगा। जैसे बिहार की ही बात करें, नल जल योजना, आपको ग्रास रूट पे हर एक गांव में, हर एक परिवार में उस योजना का लाभ हर एक व्यक्ति ले रहा है, राइट। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो यहां पर अगर हम पर्पस देखें तो एक पर्पस यह भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पहले जो पूरा का पूरा पावर था, तो उस पावर को जब हम लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं तो वह पावर क्या होता है, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। क्योंकि जब आप स्थानीय आधार पर, लोकेलिटी के आधार पर जब आप स्थानीय स्वशासन की बात करते हो, तो वैसे सिचुएशन में स्थानीय लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चुन के आते हैं। अपने स्थानीय लोगों की भलाई के लिए जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसका इंपैक्ट क्या होता है, ग्रास रूट पे पड़ता है। एक्चुअल में इसके पीछे जो रीजन रहा है वो यही रहा है कि हर एक व्यक्ति को जो भी सरकार की पॉलिसी रही है, सरकार की नीति रही है, हर एक व्यक्ति को उस नीति से लाभान्वित किया जाए, हर एक व्यक्ति को वह लाभ दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। तो इसीलिए यहां पर आप क्या देखते हैं, प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बाय शिफ्टिंग पावर, और पावर को भी शिफ्ट कर दिया गया किसको, लोकल गवर्नेंस, जो मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, उनको। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहां पे क्या देखते हैं, एक प्रकार से ये आप यहां देखते हो। अब वही बात है कि पर्पस को आपने देख लिया, फिर है कि अगर हम हर एक चीज को देखें वहीं पे शॉर्ट नोट्स के तौर पर, तो यहां पर उसी चीज को जो अभी हमने डिस्कस किया वह यही है कि इट एम्ड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन to पंचायत राज institutions ensuring their legitimacy and stability। मतलब पहले था, पहले चुनाव होता था, 93 से भी पहले इलेक्शन होता था, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के वजह से आज आप देखोगे गांवों में हर 5 साल पे चुनाव होता है स्थानीय स्तर पे, राइट। बहुत सारे पावर गांव के जो मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं, बहुत सारे पावर उनको दिया गया जिससे कि वह उस गांव के लोगों के लिए काम कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज पावर हम पहले ही यहां पर देख चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल बॉडीज प्रोमोटिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, स्थानीय लेवल पर, स्थानीय निकाय के आधार पर उनको पावर दिया गया कि आप भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें। फिर आप देखते हैं टू इनहांस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन को जो बढ़ाया गया, खास करके जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस। आप बिहार में देखोगे तो 50% तक स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। तो दिस इज द इम्पैक्ट, राइट, यह इसका इम्पैक्ट है। तो और यही वजह है कि हर जगह पे क्या देखते हैं, अमेंडमेंट मैंडेटेड रेगुलर इलेक्शंस टू पीआरआईज टू इनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबनेस। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आप यहां पे देखते हैं। दूसरी चीज कि यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो और क्या देखते हैं, यहां पे क्या देखते हैं कि पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जहां तक सवाल है, तो यहां पर क्या आप देखते हो, पावर्स एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
ओवर 29 सब्जेक्ट्स, राइट। 29 विषयों पर लगभग 29 सब्जेक्ट्स जब आप 11th शेड्यूल को देखेंगे तो वहां पे लगभग 29 सब्जेक्ट पर वो सारी की सारी चीजें दी गई है, राइट। ये सारी की सारी चीजें उन विषयों पर, मतलब क्या कि वह जो पंचायत है वह उन विषयों से रिलेटेड अपनी अथॉरिटी को काम करते हुए उस पर कानून बना सकती है। जैसे अगर आप 11th शेड्यूल को देखोगे, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, 11th शेड्यूल पे मिलेंगे। तो जब आप 11th शेड्यूल्स को देखेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, राइट, लैंड इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर फिशरीज हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फ्यूल एंड फोडर हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, मार्केट्स एंड फेयर्स हो गया, राइट। तो इन सारी चीजों के संदर्भ में वहां स्थानीय आधार पर जो वहां के मुखिया हैं या जो भी लोग वहां के प्रधान हैं वो क्या करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में ग्राम सभा के माध्यम से एक रेजोल्यूशन पास होता है और उसको लागू किया जाता है, राइट। जैसे मान लो कि कहीं पे पार्क नहीं है या गांव में लोग चाहते हैं कि सामुदायिक विकास कम्युनिटी सर्विस सेंटर बने, राइट। किसी गांव में मान लो कि पानी नहीं आ रहा है तो जो ग्राम का प्रधान होता है वो क्या करता है, किसी एक ऐसे जगह पे कुएं बनवाता है जिससे कि गांव के हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को वह पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो ये सारे के सारी चीजें आप देखते हो कि ये जो डेलीगेशन किया गया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया 11th शेड्यूल के माध्यम से, और इसके अंतर्गत वो सारी चीजें कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि फिक्स्ड टेन्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ 5 ईयर, पहले ही हमने कहा कि यहां पे क्या देख रहे हैं कि 5 साल का टर्म, ये डिफरेंसेस है। 93rd से पहले 1993 से पहले 5 साल का टेन्योर होता ही नहीं था। कोई अगर इलेक्शन जीत भी गया, जैसे पहले पंचायत की जो चुनाव होती थी, कई बार इलेक्शन होता ही नहीं था। एक एक मुखिया 10 साल 20 साल 25 साल से है और इलेक्शन नहीं होने की वजह से वही व्यक्ति लगातार उस गांव में शासन कर रहा है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो जाता था। तो यहां पर कहा कि नहीं, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, कहा कि नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, 5 ईयर टर्म प्लान बनाएंगे। हर 5 साल पर हम चुनाव करवाएंगे, हर 5 साल पर लोगों को चुना जाएगा। जो भी प्रतिनिधि जो भी आना चाहते हैं ग्रामीण स्तर पर, जो भी पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह भी आए और पार्टिसिपेट करें, राइट। तो इससे क्या हो गया कि एक तरीके से स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, लोग आना शुरू हुए, योग्य व्यक्ति भी आना शुरू हुए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि ग्रास रूट पर भी काम होना शुरू हो गया। तो इसीलिए यहां पे 5 इयर्स टर्म को फिक्स किया गया। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट को लेकर के पहले ही हमने कहा कि यहां पर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जो कई सालों से हाशिए पे रहे हैं, कई वर्षों से जो समाज के मुख्य वर्ग से वंचित रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहां पर आप देखते हो कि रिजर्वेशन वगैरह करके उनको भी कहा कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। फिर एडिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, यहां पे एडिशन ऑफ पार्ट 9। जब आप पार्ट 9 पढ़ते हो ना तो पहले आर्टिकल 243 था, लेकिन यहां पर 243 ए से लेकर के 243 ओ तक प्रोविजन किया गया, और यही आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो 73rd अमेंडमेंट का प्रभाव पड़ा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो ऑलरेडी आर्टिकल 243 तो वहां भी था, लेकिन 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, इसको बोलते हैं एक्चुअल में कि क्या किया गया, अंतः इंसर्ट किया गया, राइट। तो इसी वजह से यहां पर आप क्या देखते हैं, इन सारी चीजों में आप लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, कहीं पावर के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत को क्या पावर दी गई, ग्राम पंचायत किस प्रकार से अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, ग्राम पंचायत किन किन मामलों पर करेगा,
राइट। इस संदर्भ में फाइनेंशियल कमीशन की भी बात की गई कि ग्राम पंचायत में जो पैसा आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो हर एक चीज के बारे में जो त्रिस्तरीय हमने कहा बलवंत राय मेहता कमेटी, इसमें त्रिस्तरीय जो 3 टियर सिस्टम के बारे में भी बताया गया। राइट। तो हर एक चीज के बारे में यहां पर आप देखते हैं जो 3 टियर स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। विलेज के लेवल पे आप देखते हो कि मुखिया या फिर प्रधान का इलेक्शन होता है। इंटरमीडिएट के जगह पे आप देखते हैं कि पंचायत समिति होता है गांव में, उनका चुनाव होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखते हैं जिला परिषद का चुनाव होता है। तो ये सारे के सारे जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, यह एक्चुअल में बलवंत राय कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था, अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग गलती मत करना, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इन चीजों को यहां पे बनाया गया था। फिर आप ग्राम सभा की जहां तक सवाल है, तो ग्राम सभा कि में मैंडेटेड असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एट विलेज लेवल, जो मैंडेटेड, जैसे मान लो कि 18 इयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, एक तरीके से वो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। फिर जब आप इससे रिलेटेड प्रोविजंस को देखोगे तो यहाँ पे आप प्रोविजंस में क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ पार्ट 11, द अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड द पंचायत्स। राइट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, आर्टिकल 243 टू 243O ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 243 जब आप देखोगे तो पंचायत के बारे में ऑलरेडी जो मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मिलेगा। लेकिन 73rd अमेंडमेंट के बाद 243A से लेकर के 243O तक बनाया गया। ठीक है। दूसरी चीज कि 3 टियर स्ट्रक्चर, जब आप 3 टियर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आर्टिकल 243B में आपको मिलेगा और कहता है कि यह 3 टियर सिस्टम के बारे में बताता है। और यह 3 टियर सिस्टम किससे है, पंचायत राज एट द विलेज, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ठीक है। तीसरी चीज आप देखते हैं कि ग्राम सभा, उस वर्ड को आर्टिकल 243A में डिफाइन किया गया है। कहता है द अमेंडमेंट मैंडेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, गांव के लेवल पे उस ग्राम सभा का कहीं ना कहीं बनाया गया है। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वही 243D के माध्यम से, जो पहले ही हमने कहा कि जो लोग समाज से वंचित रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग रहे हैं, उनको 243D के माध्यम से यहां पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया गया, जिससे कि वह भी पार्टिसिपेट कर सकें। राइट। तो उस पार्टिसिपेशंस के बारे में आप यहां पे देखते हैं। फिर आप यहां क्या देखते हैं कि फिक्स्ड टेन्योर 243E जब आप पढ़ोगे तो 243E में ही यहां पर आप देखते हो कि फिक्स किया गया, जैसा कि हमने कहा ना कि 5 इयर्स फॉर ऑल, जितने भी पंचायत बॉडीज हैं, चाहे वो मुखिया हो या फिर पंचायत समिति हो, सरपंच हो, राइट, या फिर जिला परिषद हो, हर एक का कार्यकाल बना दिया कि देखो आप 5 साल तक के लिए चुने जाओगे, 5 साल तक जो भी आपको करना है, जो भी आपको पावर दिया गया है, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड, कहीं प्रॉपर्टी से मान लो कि चकबंदी का है या कुछ भी इस तरह के, जो भी 11th शेड्यूल में आता है, उस सब पे वह काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो इसी वजह से यहां पे आप 5 इयर्स के लिए टाइम दिया गया। फिर 5 इयर्स के बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा। 5 इयर्स के बाद फिर से लोग चुन के आएंगे, अगर उसने अच्छे से काम किया है तो गांव के लोग फिर से उसे जिताएंगे। राइट। फिर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पावर दिया गया, वह पावर क्या देखते हो कि ओवर वेरियस सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल विच इंक्लूड्स 29 सब्जेक्ट्स। राइट। ये किया क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मतलब लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके,
राइट। सोशल जस्टिस मतलब किसी भी प्रकार से लोगों के बीच किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो सके, उस इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, उस इक्वालिटी को बढ़ाना। राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आप पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत देखते हैं। जहां तक रहा बात फाइनेंस कमीशन, तो यहां भी पंचायत में जो पैसे जाते हैं पंचायत के लेवल पे, वहां भी फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की गई और फाइनेंस कमीशन को लेकर के आर्टिकल 243 आई बनाया गया और कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। राइट। राज्य विधि आयोग का गठन किया गया जिसके माध्यम से एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड मेक रिकमेंडेशंस। क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत का, जो वित्तीय स्थिति है उसका वह रिव्यू करेगा, वह देखेगा कमीशन कि कहां तक उसने काम किया है और साथ के साथ उसके लिए अगर किसी प्रकार के रिकमेंडेशन की आवश्यकता है तो वह रिकमेंडेशन भी फाइनेंशियल कमीशन देगा। जब आप देखते हो जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू को लेकर के आर्टिकल 243O बार करता है कोर्ट को, और यह बार करता है कि किसी भी तरह का जो इलेक्टोरल मैटर है रिलेटेड टू दी पंचायत, उसको लेकर के जनरली कोर्ट में आप सूट न फाइल करें। राइट। और इसी को लेकर के यहां पे कहता है थ्रू इलेक्शन पिटिशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। राइट। यहाँ पे अपवादित सिचुएशन है, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन वगैरह फाइल किया गया है तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट उस मामले को देख सकती है, अदरवाइज उस मामले को देखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्प्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो इम्प्लीकेशंस में हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से इंपावर्स ऑफ लोकल बॉडीज में क्या अमेंडमेंट सिग्निफिकेंटली इंपावर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो इससे क्या हुआ कि सेल्फ गवर्नमेंट्स इनेबलिंग देम टू फंक्शन एज इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, मतलब जो स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है इसके माध्यम से स्थानीय लेवल पे, स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं इसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी चीज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप देखते हैं कि फैसिलिटेटिंग रेगुलर इलेक्शंस, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं रेगुलर इलेक्शन इसका होता रहा है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देखो कितना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और कितना ज्यादा उनको भी कह रहा है कि आप लोकल गवर्नेंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें। उनके पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ावा मिला है, और इसीलिए इसी से क्या कहता है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PRIs कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। एक अकाउंटेबिलिटी तय किया गया, ट्रांसपेरेंसी किया गया, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी भी हो और साथ के साथ वह ट्रांसपेरेंट हो। किसी भी प्रकार में कोई भी, जैसे आप देखोगे कि गांव में या पंचायत में ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से लोग हर एक बात के लिए पहुंचते हैं और आवाज उठाते हैं, उनके हक के लिए वह अपना काम भी करवाना जानते हैं। तो इसी वजह से उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स किया गया। ऐसा न हो कि जो मेन पर्पस था वह मेन पर्पस से ही विफल हो जाए। तो अकाउंटेबल होगा गवर्नमेंट लोकल गवर्नेंस के आधार पे, स्थानीय स्वशासन के आधार पे, जो पंचायत के लेवल पे भी अगर अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई तो उस स्थिति में उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखेगा। फिर challenges remain despite its successes. Challenges such as bureaucratic dominance, limited financial resources and lack of awareness among citizens about their rights persist. आप देखते हो कि सक्सेस तो मिला है, नो डाउट। अगर हम 73rd अमेंडमेंट को देखें तो सक्सेस तो मिला है, क्योंकि पंचायत के लेवल पे काम हो रहा है और बहुत सारे काम हुए भी हैं। हर एक गांव में आजकल आप देखोगे कि एक समय में हैंडपाइप नहीं होता था, लेकिन हर एक परिवार में हैंडपाइप दे दिया गया। एक समय में लोगों के पास घर नहीं होता था रहने का, लेकिन बहुत सारे घर भी लोगों को दिया गया। राइट। तो जो स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल गवर्नेंस है,
उसमें बहुत सारी सफलता मिली है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज आज भी एक चैलेंज रहा है, राइट। दूसरी चीज जो ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस रहा है, इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी तो बनाती है और उस पॉलिसी का जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पर वो पॉलिसी एग्जीक्यूट इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। मतलब जो जागरूकता लोगों की होनी चाहिए, आज भी आप देखोगे गांव में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनको क्या क्या चीजें मिल रहा है, राइट। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहा है। लोगों को अगर जागरूक किया जाए, बताया जाए, तो उस स्थिति में शायद सक्सेस रेशियो और सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपने देखा कि 73rd अमेंडमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकल गवर्नेंस को जो बढ़ावा मिला है और जिस प्रकार से लोकल गवर्नेंस गांव में, पंचायतों में, वार्ड के लेवल पे, राइट, जो चल रही है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव आप देखेंगे कि गांव में हो रहा है। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा केस लॉज को देखें, केस लॉज को देखें तो यहां पर हम कुछ केस लॉज को अगर देखें तो एक स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स वर्सेस, इस मामले में आप देखोगे जो प्रधान सिंह क्षेत्र समिति था, 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था 73rd अमेंडमेंट को लेकर के। इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। 73वां संविधान संशोधन को लेकर के जो क्वेश्चन उठाया गया, उस 73वें संविधान संशोधन को यहां पर क्या किया गया, वैलिड डिक्लेयर किया गया। और emphasizing that the definitions provided in the UP Panchayat Raj Act must align with those in articles 243B, 243G and 243E of the Constitution। उस सब को आप जो यूपी उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट में जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है, उस सबको आर्टिकल 243B, 243G और 243E के साथ अलाइन करके आप देखें। फिर कहता है, दी कोर्ट रिटरेटेड दैट व्हाइल द गवर्नर हैज अ रोल इन स्पेसिफाइंग विलेजेस, दिस शुड नॉट एक्सक्लूड नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो आप क्या देखते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो गांव को निर्दिष्ट करने में जो राज्यपाल की भूमिका होती है, उसमें राज्य सरकार की आवश्यक जो भागीदारी है उसको आप बाहर नहीं रख सकते। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने जगह पे काम करता रहेगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं, दिस केस अंडरस्कोर्ड द इंपोर्टेंस ऑफ adhering to constitutional mandates when defining local governance structures, ensuring that local self-governments operate within a constitutional framework। तो आप देखोगे क्या कि इस मामले में स्थानीय जो शासन संरचना है, राइट, उसको परिभाषित करते समय संवैधानिक आदेशों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है उसका पालन करने के महत्व को भी रेखांकित किया। और इस प्रकार से इसमें यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय जो स्वशासन है, जो लोकल गवर्नेंस है, वह संवैधानिक ढांचे के भीतर वह काम करे, राइट। एक और केस लॉज जब आप देखोगे इससे रिलेटेड, तो इसमें आपके कृष्ण मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2010 में आप देखेंगे, 2010 में यह मामला आया था। और इस मामले में आप क्या देखेंगे कि 2010 में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को जो रिजर्वेशन वगैरह दिया गया था, उसको लेकर के इसमें बात आई थी। तो इसमें कहता है, डिक्लेयर्ड दैट द रिजर्वेशंस इन पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर SC, STs एंड OBCs वेयर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया अंडर आर्टिकल 243 एंड 243T। क्योंकि पहले ही हमने कहा कि अनुच्छेद 243D के माध्यम से जो SC एंड ST को दिया गया कि आप भी आए, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर जो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो लोगों तक हर एक व्यक्ति, चाहे समाज का कोई भी वर्ग, इस पार्टिसिपेशन से वंचित ना रह पाए,
राइट। इसी को देखते हुए आप देखते हैं कि empowered historically marginalized groups, it clarified that the total reservation for SC STs and OPC should not exceed 50%। ये थोड़ा सा जरूर कहा है कि exceed of the total seats in any local self government body। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है उसमें केवल इतना देखा जाएगा कि जो 50% रिजर्वेशन है उसको क्रॉस न हो, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस में आप देखते हैं द जजमेंट रिइंफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज व्हाइल इंश्योरिंग दैट रिजर्वेशंस इन लोकल बॉडीज आर नॉट मिसयूज्ड। जो लोकल बॉडीज है वह मिसयूज न करे और डिसप्रोपोर्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड, इट स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन अफर्मेटिव एक्शन एंड ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या कहा, इसमें एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन की बात की जा रही है कि यह सकारात्मक कार्रवाई है और लोकतंत्र और जो समानता है, जो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी है, उसके व्यापक सिद्धांतों के बीच बैलेंस करने का काम किया है। राइट। साथ के साथ इस निर्णय ने, अगर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है, ऐसे लोगों को जो बहुत दिनों से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में थे, जो कि समाज की मुख्य विचारधारा से वंचित थे, ऐसे लोगों को भी सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए एक तरीके से जो संवैधानिक दृष्टिकोण को मजबूत किया है 73rd अमेंडमेंट ने, साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया है कि जो स्थानीय निकाय में भी आरक्षण का दुरुपयोग न हो, जो रिजर्वेशन है ऐसा न हो कि उसका कोई मिसयूज हो पाए या उसका असमानुपातिक क्रियान्वयन न हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 73rd अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसीलिए जब हम 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन में आप क्या पाएंगे कि पंचायत की जो व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से आज लोकल गवर्नेंस जन जन तक पहुंचा है, इसका सबसे बड़ा कारण 73rd अमेंडमेंट रहा है। 73rd अमेंडमेंट से पहले भी चुनाव होते थे पंचायतों का, लेकिन वो जो इंपैक्ट आपको दिखेगा वो 73rd अमेंडमेंट के बाद जन जन तक, जिसको हम बोलते हैं ना कि ग्रास रूट, धरातल स्तर पे हर एक व्यक्ति को उन योजनाओं को लाभ मिला है। हर एक व्यक्ति, वह भी चाहे तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है स्थानीय आधार पर अपने गांव का, राइट, अपने क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन है लोकल गवर्नेंस के माध्यम से जो चुन के लोग आते हैं, वह भी कहीं ना कहीं एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। मान लो कि अगर नहीं किया तो फिर हर 5 साल पे चुनाव होना है, फिर उसे चेंज कर दिया जाएगा, गांव के लोग किसी और को जिताएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं, एकमात्र मकसद था लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देना। एकमात्र मकसद था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको भी समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ना, जिससे कि वह भी पार्टिसिपेट कर पाए, लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, जीत के आए, और न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि गांव के हर एक क्लास के लिए, अपने पंचायत में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए वह काम कर सके। और यही नहीं, 11th शेड्यूल के माध्यम से जो सब्जेक्ट दे दिया गया कि इन इन मैटर्स पे वो काम कर सकता है, तो एक तरीके से उस पावर को डेलीगेट कर दिया सरकार ने, और उस पावर का यूज करके वह कहीं ना कहीं जो भी विकास की योजनाएं हैं या जो सक्रिय भूमिका है, उस सक्रिय भूमिका को वो निभा सकता है। तो ये रहा 73rd अमेंडमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में 74th अमेंडमेंट को, लेकिन आज हम लोग 73rd अमेंडमेंट तक ही रहेंगे। और आपसे लास्ट में एक सवाल, इस सवाल को आप लोग देखना और कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, आंसर आप लोग बताना। ऑलरेडी मैं पढ़ाने के चक्कर में जब मैं बता रहा था वहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो जो कुछ भी अभी तक आपने सुना है उस आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच प्रोविजन इन दिस 73rd अमेंडमेंट मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन।
हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की थी। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। ठीक है, बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।